हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़ें। दोस्तों, आज हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पेपर नंबर सेकंड का आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो पेपर नंबर सेकंड में आप लोग देखते हैं जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यूनिट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1857 के विद्रोहों के कारणों की विवेचना करना है। ओके, तो उसके लिए आंसर हम लोग लेके आ रहे हैं, ये रहा। तो इस क्रम में आप लोग देखेंगे 1857 के कारणों का विद्रोह आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें आप लोग ये इसके पहले ये वाला जो पोर्शन है उसको आप लोग 1857 के कारण के मुख्यतः प्रस्तावना के रूप में नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद इसके विद्रोह के प्रमुख कारण हैं जो कि आप लोगों के सामने पॉइंट बाई पॉइंट है। ये पहला है जिसमें से आर्थिक कारण। फिर आर्थिक कारण इसमें से सभी चीज़ों को नहीं लिखना है, इसमें जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनको अत्यधिक फोकस करके एक आध दो पैराग्राफ में लिख देना है। ओके, फिर चलते हैं अगले पेज में। तो ये उनके आर्थिक कारण हैं मुख्यतः, इनको सभी को नोट डाउन नहीं करना है। ओके, है ना। फिर चलते हैं अगले पेज की तरफ। फिर इसमें है, ये सेकेंड नंबर में है आप लोगों का सामाजिक व धार्मिक कारण। ओके, तो सामाजिक व धार्मिक कारण को बताना है। फिर चलते हैं अगले पेज में जिसमें है आप लोगों के लिए तीसरा पॉइंट क्या है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। तो ये राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में देखेंगे जी आप लोग, लॉर्ड डलहौजी जो है उसकी जो हड़प नीति है ना, वेलेजली की सहायक संधि की ये नीतियां हैं, किस प्रकार से शोषण किए थे वो, और रियासतों को मिलाते गए, उसको आप लोग नोट डाउन करना है ये राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण में। ओके, फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें इस क्रम में देखते हैं आप लोग, चौथा है सैनिक कारण। ये तत्कालिक और सैनिक कारण एकदम सबसे प्रमुख कारण है, इसको अच्छे से लिखना है आप लोगों को। जिस प्रकार से एनफील्ड राइफल, बेस ब्राउन जो राइफल था उसके जगह एनफील्ड राइफल लाया गया, तो उसमें क्या बोलते हैं, सुअर और गाय के चर्बी युक्त मतलब कारतूस को मतलब बनाया गया था, है ना, जिसको मुंह से फाड़ना पड़ता था। तो हिंदू और क्या बोलते हैं मुस्लिम धर्म के लिए उनके धर्म के विरुद्ध हो गए थे, तो इस कारण ये प्रमुखतः मतलब प्रमुख मुद्दा बना था उस समय का, है ना। ये तत्कालिक कारण बना था जिस कारण से ये युद्ध छिड़ी थी, है ना। तो ये इसको आप लोगों नोट डाउन कर लीजिए। ओके, फिर चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, है ना। अगले प्रश्न है हमारे भारतीय संविधान की यूनिट नंबर 2 की क्या है क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का विवेचना करना है। तो क्या क्या भारतीय संविधान है वो लोग देखते हैं ना, उसकी विशेषताएं। तो हमारा संविधान की विशेषताओं में देखते हैं तो सबसे पहले ये क्या है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है ना। तो इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट को मेंशन किया हुआ है, तो इसमें आप लोगों को बहुत जगह आपको पॉइंट बस को ही लिखना है। ओके, मैं बताते जाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है ना। फिर देख सकते हैं ये इसके ये प्रभुसत्ता वाली पॉइंट को लिखना है। ओके, किस प्रकार से भारत एक प्रभुसत्ता राष्ट्र है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है क्या है जी, यहीं पे सेकंड पॉइंट है आप लोगों के लिए, निर्मित लिखित, ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओके, तो ये सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय और विश्व का सबसे बड़ा लिखित मतलब संविधान है, ये उसकी प्रमुख विशेषता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये एक लोकतांत्रिक और गणराज्य भी है ना। लोकतंत्र का मतलब होता है जिससे क्या बोलते हैं हम, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने राजनीतिक प्रमुख का चयन किया जाता है, और गणराज्य का मतलब होता है उसके राज्य प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। तो ये होता है उसका, आप लोग उसको देखिए और आंसर कीजिए, लिखिए, है ना। समाजवादी राज्य है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक सोशलिस्ट राज्य है ना। तो समाजवादी राज्य में क्या होता है, कल्याण की भावनाएं होती हैं। ओके, समाज को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष राज्य है, अर्थात यहाँ पे किसी भी प्रकार के सभी धर्मों को एक समान ओहदा देता है ना। ये इस कारण से पंथ निरपेक्ष राज्य है। फिर अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग, ये पंथ निरपेक्ष के बारे में कुछ कमेंट किए गए हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट है छठवां, कठोरता और लचीलेपन। हमारा संविधान
कठोर इसलिए है कि आसानी से इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, और लचीला इसलिए है क्योंकि बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार है ना। इस प्रकार से चीज़ें इसमें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट है संसदात्मक शासन व्यवस्था। यहाँ पे संसदात्मक शासन एक होता है प्रेसिडेंटल और एक होता है संसदीय शासन व्यवस्था, है ना। तो अध्यक्षात्मक और संसदात्मक, तो हमारा कौन सा है, संसदात्मक है, जिसमें क्या होता है जी, संसदात्मक में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक और एक नाम मात्र की, है ना। तो इसमें क्या होता है, कार्यपालिका जो होता है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ये क्या होता है, संसदात्मक व्यवस्था। अस्थायी सरकार होती है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता में दोहरी कार्यपालिका, कार्यपालिका को कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, और क्या होता है, अस्थायित्व, सरकार जो होता है अस्थायी होता है ना। तो इस प्रकार से इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की, मतलब अगले पॉइंट की तरफ। तो इसमें एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन भी पाया जाता है। एकात्मक, अभी जैसे कि मैंने बताया कि है ना, संसदीय शासन व्यवस्था में किस प्रकार ये संघात्मक एकात्मक लक्षण भी दिखाई देते हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय प्रभुसत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। फिर मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्य, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मौलिक अधिकार दिए गए, है ना। तो संविधान की जो आत्मा, जो आर्टिकल 32 है, ये मौलिक अधिकार में है, उसको अंबेडकर जी ने बताया था, है ना। फिर नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्यों को क्या करना चाहिए, कल्याणकारी राज्य किस प्रकार से बने, इसलिए इसमें इसके हेतु निर्देश दिए गए हैं, किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। फिर अगला पॉइंट 12वां नंबर है स्वतंत्र न्यायपालिका एवं, है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका के किसी के ऊपर हस्तक्षेप नहीं रहता, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, वह स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र रूप से न्याय करती है। ओके। फिर देखते हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार। तो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व होता है ना, उसका यहाँ पे वयस्क मताधिकार को दिया गया है, ये इसका मेन इम्पॉर्टेंट है। ओके। फिर अगला पॉइंट में देखते हैं एकल नागरिकता, है ना। जैसे कि अमेरिका के नागरिकों को डुअल नागरिकता, डबल नागरिकता प्राप्त हो, दोहरी नागरिकता प्राप्त रहता है, वैसे भारत में सिर्फ एकल नागरिक, सिर्फ वह भारत का ही नागरिक होता है, और कहीं अपने राज्य का, अपने ज़िले का इस प्रकार से नागरिकता वाली कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं सामाजिक समानता की स्थापना, है ना। तो किस प्रकार से सामाजिक समानता होता है उसको यहाँ पे दिखाया गया। फिर कल्याणकारी राज्य, है ना, भारत जिस प्रकार से कल्याणकारी समाजवादी, है ना, कि उसके ढांचे को अपनाया है। तो ये हुआ जी आप लोगों का यूनिट नंबर 2। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसमें है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों की विवेचना करना है। ओके, ये यूनिट नंबर 3 है। तो राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं उसको लिखना है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा प्रस्तावना लिख दीजिए। सामान्यकालीन शक्तियाँ और संकटकालीन शक्तियाँ, है ना। तो सामान्यकालीन और फिर विशेष शक्तियाँ होती है कुछ। फिर इसको आप लोग लिखेंगे तो कार्यपालिक, तो सामान्य काल में क्या होता है, कार्यपालिक अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ होती है। सभी काम क्या होते हैं, आर्टिकल 53 के अनुसार से, है ना, मतलब सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर देखते हैं अगले, विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण कर सकते हैं, है ना। संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का प्रतिनिधित्व सर्वोच्च सेनापति के रूप में विधायी, है ना। फिर सेकंड देखते हैं विधायनी शक्तियाँ। ये विधायी शक्तियाँ होती है किसी विधि को बनाने के लिए। ओके, तो ये आप लोग देख रहे हैं विधायी क्षेत्र का प्रशासन। अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, आर्टिकल 1 to 3 के तहत, है ना, 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है ना। तो और क्या है, राज्यों के संबंध में विधायिका की शक्ति, ये आप लोगों के सामने आ रहा है, इसको आप लोग पॉइंट नोट डाउन। फिर सबसे इम्पोर्टेंट वित्तीय शक्तियाँ। ओके, तो हाँ, वित्तीय शक्तियाँ, तो तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय, राष्ट्रपति को वित्तीय शक्ति संपूर्ण प्राप्त रहती है, वह वित्तीय पात लगा सकता है। न्यायिक शक्तियाँ, है ना, संपूर्ण उनके न्याय में, ये न्यायिक शक्तियाँ उसमें मतलब किसी को क्या बोलते हैं जी, किसी जो अपराधी है उसके एक अपराध के मतलब सज़ा को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, ये उसकी न्यायिक शक्तियाँ होती है। ओके, राज्यों, ये उसकी क्षमादान की शक्ति भी कहलाती है। राज्यों के संबंधित अधिकार हैं, है ना। और फिर संकटकालीन स्थितियों में देखें तो क्या बोलते हैं,
इमरजेंसी लगा सकता है, तो इमरजेंसी लगाने की उसको शक्ति प्राप्त है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वही राष्ट्रपति शासन, वित्तीय संकट उत्पन्न होते वित्तीय आपात, ये 3 प्रकार के आपातकाल वो लगा सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 है अपना राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां, है ना, एवं भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। ये उनका क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं उसको आप लोग देखिए। तो राज्यपाल की शक्तियों में आप लोग ये इसको नोट डाउन कीजिए प्रस्तावना के रूप में, इतने वाले पोर्शन को, है ना ये। फिर देखते हैं उसकी विधायी शक्तियाँ, तो किस प्रकार से उसको विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती है। ये जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त रहता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल को प्राप्त रहता है। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। वित्तीय शक्तियाँ, है ना, न्यायिक शक्तियाँ, विविध शक्तियाँ। फिर राष्ट्रपति की भूमिका लिखना है, ओके, कि क्या राज्यपाल की भूमिका लिखना है ना, इसका रोल क्या है ना। फिर देखते हैं ये वाला पोर्शन, ओके रहने दो। फिर चलते हैं राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियाँ। तो दुर्गादास बसु ने मतलब के अनुसार और शीतलवाड़ ने अपने अनुसार से इस बुक में बताया है कि मुख्यमंत्री की क्या बोलते हैं, सबसे पहली स्वविवेक में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ना। फिर देखते हैं मंत्रिमंडल को ये भंग कर सकता है, और क्या विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा को भंग करना, मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करना। तो ये आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए। फिर चलते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 5, भारतीय दल प्रणाली पर निबंध लिखना है आप लोगों को, ऐसे लिखना है। तो इस क्रम में देखते हैं सबसे पहले ये राजनीतिक दलों का क्या महत्व है, इसको पहले आप लोग इंट्रोडक्शन के रूप में लिखिए। फिर दलीय व्यवस्था को आप लोगों को नोट डाउन करना है। इसमें इसकी विशेषताएं नोट डाउन करना है ना। तो इस क्रम में देखते हैं ये बहुदलीय व्यवस्था होता है, राजनीतिक दलों में बिखराव विभाजन, दलीय व्यवस्था का अस्थायित्व होता है, ओके। फिर देखते हैं अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक क्या बोलते हैं लोकतंत्र और अनुशासन का अभाव होता है, संख्या। फिर नेक्स्ट है संख्या बल की दृष्टि से शक्तिशाली लेकिन विभाजित विपक्ष होता है। फिर नेक्स्ट है क्षेत्रीय दलों की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती है ना। ये दलीय व्यवस्था की ये उसकी इम्पोर्टेंस है। दलों में आंतरिक गुटबंदी होती है, राजनीतिक दलों की नीतियों को कार्यक्रम में स्पष्ट भेदभाव का अभाव, ये वाला पॉइंट नोट डाउन कीजिए। राजनीतिक दल बदल, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राजनीतिक दल बदल जिसको आप लोगों ने देखते हैं अनुसूची 10 में जो दल बदल संबंधी विरोधी कानून बनाया गया उसी के तहत, है ना। फिर सभी राजनीतिक दलों और राजनीतिक अविभाजन की कथनी और करनी में भारी अंतर होती है, ये उसका विशेषता है। तो ये 10 आपको भी लिख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना। फिर दोस्तों ये हमारा जो सोर्स है राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, ये डॉक्टर पुखराज जैन है का मतलब वो राइटर हैं, और ये इसका पब्लिकेशन देख सकते हैं साहित्य भवन पब्लिकेशन। तो मैं इसको इसलिए लाया हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग हर आंसर के नीचे रेफरेंस लिख सकते हैं ना। रेफरेंस में आप लोग बुक का नाम लिखेंगे और ये पब्लिकेशन का नाम लिखेंगे, है ना, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा और ये डॉक्टर पुखराज जैन। तो ये आप लोगों को एक एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, ओके। तो आप लोगों का दिन अच्छा जाए, आप लोगों का पेपर बेहतर जाए, ये हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।